नमस्कार मित्रों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें। इसका स्थान कहाँ से हुआ है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्दों की चर्चा की जाती है। वो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? पहला है विकारी शब्द, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर हिंदी के जो शब्द बने हैं वो दो बने हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में अपना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चार प्रकार के विकारी शब्दों की चर्चा की जाती है। फिर अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो जिस प्रकार विकारी शब्द चार प्रकार के हुए उसी प्रकार अविकारी शब्द भी चार प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। दूसरा आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और चौथा आता है अपना संबंध बोधक, संबंध बोधक। विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल, ध्यान से सुनना, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो तो कहलाते हैं विकारी शब्द। और वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। विकारी भी चार प्रकार के हो गए, अविकारी भी चार प्रकार के हो गए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो एक अविकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द है। अविकारी को दूसरा नाम अव्यय भी बोल सकते हैं, अविकारी को दूसरा नाम अव्यय भी बोल सकते हैं। और इस अव्यय में सबसे पहला टॉपिक और सबसे मोस्ट टॉपिक वो कौन सा है? क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है वो देखिए। क्रिया विशेषण दो बातें हो गई, एक तो क्रिया और दूसरा विशेषण, अर्थात वे अव्यय या अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण है, अव्यय है एक, और ये अव्यय जो शब्द होंगे वो केवल और केवल क्रिया शब्दों की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। क्रिया शब्दों की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। वे विशेषता बताने वाले अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे राधा धीरे चलती है, धीरे चलती है, हमने परिभाषा क्या की है कि क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले अव्यय या अविकारी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहां चलती है, चल से चलना बनता है, क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे। क्रिया की विशेषता क्या बता रही है? कि राधा कैसे चल रही है? धीरे चल रही है। अब धीरे चलना एक विशेषता हो गई, तो ये विशेषता ही क्या शब्द कहलाएंगे, क्या अव्यय कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। देखिए, राम बहुत बोलता है, राम बहुत बोलता है। अब बोल से बोलना बन गया, क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की विशेषता क्या है? कि राम कैसे बोल रहा है? राम बहुत बोल रहा है। तो बहुत क्या हो गया?
क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब ये क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के माने गए? 4 प्रकार के। सबसे पहला आपका आता है कालबोधक। कितने प्रकार हैं इसके? 4 हैं, जिसमें पहला कालबोधक क्रिया विशेषण, कालबोधक क्रिया विशेषण। दूसरा आता है आपका स्थानबोधक, स्थानबोधक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका आएगा रीतिवाचक या रीति बोधक, वाचक भी बोल सकते हैं, बोधक भी बोल सकते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण। चौथा जो इसका प्रकार है वो इस प्रकार में आता है परिमाण बोधक, परिमाण बोधक। यहां एक चीज गलती का अनुमान जल्दी ही बता देता है, गलती जल्दी हो जाती है कि एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो परिणाम का मतलब होता है नतीजा और परिमाण का मतलब होता है नापना, तोलना। तो यहां पर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हुए अपने? 4 प्रकार के। एक होता है कालबोधक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानबोधक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिबोधक क्रिया विशेषण और चौथा अपना परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब सबसे पहला कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक क्रिया विशेषण की परिभाषा कैसे बनेगी? देखिए, बात वही शुरुआत वाली अव्यय शब्दों से हम चर्चा करेंगे। तो वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया के होने का, क्रिया के होने का या करने का समय आंकलन करवाती है या समय का बोध करवाती है, वे अव्यय या अविकारी शब्द जिसमें क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, क्रिया के या तो होने अपने आप हो जाए या फिर उसकी करने का, उसको किया जाए उसका बोध हो, वो कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। समय का बोध करवाएगा। तो समय का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। आज, कल, अभी, परसों, सप्ताह, दिन, दोपहर, रात्रि, सुबह शाम, सुबह शाम, महीने आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं लेकिन मुख्यतः ये शब्द हैं। आजकल, अभी, परसों, सप्ताह में, दिन में, रात में, दिन, दोपहर, सुबह शाम, ये क्या है? काल का बोध करवाते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि इसमें लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल किसी भी प्रकार का इनमें परिवर्तन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं, और भले ये स्त्रीलिंग के साथ भी आए तो भी अपना रूप वैसा का वैसा रखेंगे, और पुल्लिंग के साथ आए तो भी अपना रूप वैसे के वैसे रखेंगे। तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी वजह से ये अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये सब काल बोधक क्रिया विशेषण है। अब इनसे हम अपने वाक्य बनाएं तो इनको हम किसी की भी वाक्य के साथ जोड़ेंगे तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा, इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा। जैसे राम सुबह जल्दी उड़ता है, जल्दी उड़ता है, राम सुबह जल्दी उड़ता है। तो यहां सुबह जो है, सुबह जो है वो क्या है? एक क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में कौन सा है? कालबोधक है। कालबोधक किसका? समय का बोध करवा रहा है। सुबह उठता है या शाम को सोता है, कब सोता है, कब उठता है, यहां ये इंडिकेट कर रहा है। सुबह जो शब्द है वो अपना एक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में एक समय का बोध कराने वाला कालबोधक क्रिया विशेषण है। अब यहां सुबह शब्द आया, हम इसको कैसे प्राप्त करें?
क्योंकि बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, क्योंकि काल बोधक भी आएगा, स्थान बोधक भी आएगा, रीति बोधक भी आएगा, तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो ध्यान दीजिए, जब भी हमको किसी उत्तर की प्राप्ति करनी हो तो उस उत्तर की प्राप्ति करने के लिए क्रिया शब्दों के साथ हम प्रश्न करेंगे। क्रिया शब्दों के साथ क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। और वो प्रश्न कैसे करेंगे? जैसे राम करता हुआ तो कर्ता क्रिया से प्रश्न करेगा, राम कब उड़ता है? राम कब उड़ता है? तो कब शब्द लगा करके हम जब प्रश्न करेंगे तो हमको इन सारे शब्दों के उत्तर की प्राप्ति हो जाएगा। राम कब उठा, कब आया? आज आया। राम कब आया? गया, कल गया। राम कब आएगा? आज आएगा। कब जाएगा? परसों जाएगा। किसी के साथ लगाकर देख लीजिए, कब शब्द लगाएंगे? जब ही हमको उत्तर की प्राप्ति होगी। रिपीट कर रहा हूं, काल बोधक क्रिया विशेषण को प्राप्त करने के लिए क्रिया शब्दों के साथ कब शब्द लगाकर यदि हम प्रश्न करेंगे तो हमको अपने उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा? काल बोधक क्रिया विशेषण। राम सुबह जल्दी उठता है। राधा क्या करती है? शाम को घर जाएगी। राधा शाम को घर जाएगी। राधा कब घर जाएगी? शाम को घर जाएगी। तो कब शब्द लगाने से हमको उत्तर की प्राप्ति हो जाती है? कौन सा? काल बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा अपना जो प्रकार आया है वो कौन सा आया है? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा अपना कौन सा है? स्थान बोधक या स्थान वाचक, एक ही बात है। स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक क्रिया विशेषण के लिए भी परिभाषा कुछ ऐसी ही बनेगी, क्या? कि जब किसी वाक्य में वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं या स्थान का बोध कराते हैं, वे अविकारी क्रिया विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे? स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध करवाते हैं, स्थान का बोध करवाते हैं, वे अव्यय या अविकारी शब्द वे क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इसको प्राप्त करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने काल बोधक के शब्द बताए हैं वैसे ही स्थान बोधक के भी कुछ शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहां, वहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बगल में, पास, दूर, निकट, समीप, निकट, समीप आदि। ये कुछ इसके क्या हैं? वाचक शब्द हैं। और भी वाचक शब्द हैं लेकिन मुख्यतः ये शब्द हैं। तो यहां, वहां, इधर, उधर ये जो शब्द हैं वो किसका बोध करवाते हैं? स्थान का बोध करवाते हैं। हम दिशाओं के नाम भी ले सकते हैं, हम दिशाओं के नाम भी ले सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारे वाक्य कुछ इस प्रकार होंगे। पहला वाक्य देख लीजिए, राम मेरे बाएं बैठा है। राम मेरे बाएं बैठा है। अब बैठ से बैठना बनता है, क्रिया है। बैठ से बैठना बन गया, बैठना क्रिया है, तो हम क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? राम मेरे कहां बैठा है? कौन सा शब्द लगाया? कहां शब्द। कहां एक अव्यय है, यह अव्यय भले स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे एक वचन के साथ लगाओ, चाहे बहुवचन के साथ लगाओ, किसी के साथ लगाओ, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो ये अव्यय हैं, अविकारी हैं। तो राम मेरे कहां बैठा है? मेरे बाएं बैठा है। राम मेरे कहां बैठा है? राम मेरे उत्तर दिशा में बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है। सीता मेरी किधर बैठी है? उत्तर दिशा में बैठी है, दक्षिण दिशा में बैठी है, इधर बैठी है, उधर बैठी है, मेरे से ऊपर बैठी है, मेरे से नीचे बैठी है। तो इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। स्थान का बोध करवाते हैं। राम मेरे बगल में बैठा है, सीता मेरे बगल में बैठी है, कुत्ते मेरे बगल में बैठे हैं, संसार मेरे बगल में बैठा। किसी के साथ यूज करके देख लो, ये तो सारे के सारे शब्द एज इट इज रहेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कौन सा? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य और देख लीजिए, राकेश हमसे
दूर खड़ा है, राकेश हमसे दूर खड़ा है। अब खड़ा होना, दूर, दूर शब्द क्या है? अव्यय है, स्थान बोधक है, और हम प्रश्न करेंगे कहां से? खड़ा शब्द से। राकेश कहां खड़ा है? राकेश हमसे दूर खड़ा है, मतलब ये दूर अव्यय है, अविकारी शब्द है जो केवल स्थान का बोध ही करवाते हैं। क्लियर? तीसरा अपना जो टॉपिक है वो आता है रीति बोधक। कौन सा? रीति बोधक। रीति, अब रीति का मतलब ढंग, दशा, अवस्था। रीति का मतलब क्या होता है? या तो हम कह दें ढंग, या हम कह दें दशा, या हम कह सकते हैं अवस्था। रीति बोधक, रीति बोधक, क्रिया विशेषण। अब रीति का मतलब दूसरा नाम हमने क्या ले लिया? ढंग, दशा या फिर अवस्था। इनको ये नाम भी दे सकते हैं। तो वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया विशेषण के ढंग, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं, या क्रिया शब्दों की अवस्था का, दशा का, ढंग का, रीति का बोध कराते हैं, वे क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, वे अव्यय या वे अविकारी शब्द जो क्रिया के ढंग, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं, या क्रिया विशेषण के ढंग, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं, ऐसी क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे? रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इसके वाक्य कुछ कैसे बनेंगे? तो वो ढंग, दशा, अवस्था वाले, जैसे हमने इन दोनों में शब्दों की प्राप्ति की है, अविकारी शब्दों की प्राप्ति की है, ऐसे ही इसमें कुछ अविकारी शब्दों की हम प्राप्ति करेंगे। जैसे तेज, शीघ्र, अति शीघ्र, अति शीघ्र, धीरे, मंद, तीव्र, अचानक, हाथों हाथ आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? रीति बोधक क्रिया विशेषण है जो ढंग, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रश्न करेंगे, क्रिया शब्दों से प्रश्न क्या करेंगे? कैसे? कौन सा प्रश्न करेंगे? कैसे? कैसे? देखिए, प्रश्न इससे करेंगे, कैसे शब्द से करेंगे। तो हम किस प्रकार प्रश्न करेंगे? कौन सा हम वाक्य ऐसा बनाएंगे जिसकी वजह से ऐसा वाक्य हमारे सामने निकल कर आएगा। तो पहला वाक्य है, राधा धीरे धीरे चलती है। राधा धीरे धीरे चलती है। अब राधा धीरे धीरे चलती है, चल से चलना बन गया क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। राधा चलती है, कैसे चलती है? प्रश्न हम कौन सा करेंगे? कैसे करेंगे। तो राधा कैसे चलती है, हमारे को उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, राधा धीरे धीरे चलती है। अब नई नवेली दुल्हन है, धीरे धीरे चलेगी, तेज दौड़ेगी तो वो तेज लिख देंगी। तो तेज शब्द, धीरे शब्द क्या करेंगे? क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो तेज, धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण किसका बोध करवाते हैं? अवस्था का बोध कराते हैं, ढंग का बोध कराते हैं, दशा का बोध ही करवाते हैं। तो राधा धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलना रीति बोधक है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, राम शीघ्र घर चला गया। राम शीघ्र घर चला गया। राम कैसे घर चला गया? शीघ्र चला गया, अति शीघ्र चला गया। राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। सीता अचानक आ गई। सीता कैसे आ गई? अचानक आ गई। किसी शब्द के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न कर लीजिए, आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सी स्थिति का बोध करवाता है? रीति बोधक क्रिया विशेषण का बोध ही करवाता है। एक अपना लास्ट टॉपिक और रह गया, वो कौन सा है? वो है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक है वो नापतोल का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा? नापतोल का बोध करवाएगा। अब नापतोल का बोध करवाने के लिए परिभाषा क्या बनेगी वो सुन लीजिए कि वे अव्यय या अविकारी शब्द
जो क्रिया शब्दों की नापतोल का बोध करवाते हैं, नापतोल का बोध करवाते हैं। नापतोल का मतलब कितना बोल रहा है, कितना चालाक है, कितना खाता है, तो ये सब किसका बोध करवाएंगे? परिमाण बोधक। तो वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया विशेषण के नापतोल का बोध करवाते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए कुछ अविकारी शब्द हैं, वो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो वो है कम, ज्यादा, अल्प, थोड़ा, जरा सा। ये जरा सा ध्यान रखिए, एक जरा शब्द ये भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था? वृद्धा अवस्था। यहां जरा सा का मतलब होता है थोड़ा सा, किंचित मात्र। तो कम, ज्यादा, अल्प, थोड़ा, जरा सा, बराबर, बहुत अधिक, अधिक लिख दो, बहुत अधिक लिख दो। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण को प्राप्त करने के शब्द। अब इनको प्राप्त करने के लिए हम एक प्रश्न करेंगे, क्रिया शब्दों के साथ प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न होगा अपना कितना शब्द। जब हम क्रिया शब्दों के साथ प्रश्न करेंगे तो हमको उत्तर की प्राप्ति आएगी। प्रश्न कौन सा करेंगे? कितना शब्द। जैसे राम बहुत बोलता है, राम बहुत बोलता है। बात देख लीजिए, राम करता है, बोलना क्रिया है, राम क्रिया से प्रश्न करेगा राम कितना बोलता है, राम कितना बोलता है। तो हमको उत्तर की प्राप्ति कौन सा प्रश्न करवाएगा? कितना शब्द। उत्तर की प्राप्ति आ गई। उत्तर की प्राप्ति क्या हुई हमको? बहुत शब्द। तो ये बहुत शब्द क्या है? परिमाण बोधक। सुरेश कम खाता है, खा से खाना बनता है। तो सुरेश कितना खाता है? कम खाता है। सीता बहुत बोलती है, सीता बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत कम बोलती है। सुरेश बराबर बोलता है, राम बराबर बोलता है। मुझे जरा सा नमक चाहिए, मुझे जरा सा नमक चाहिए। अब जरा सा कितना नमक दूं भाई? कितना नमक दूं? कितना शब्द। हमको उत्तर की प्राप्ति आ गई जरा सा। समझ में आ गया? कौन सा होगा अपना? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा? परिमाण बोधक। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, लेकिन वो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उनको अपने सिलेबस में स्थान नहीं देती, लेकिन उनका नाम जिक्र जरूर कभी कभी हो जाता है। उनका नाम है, एक तो अपना निषेध बोधक, निषेध बोधक। दूसरा आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अगला है कारण बोधक। एक आता है निश्चय बोधक या निश्चयवाचक। एक आता है अनिश्चय। से पूरे कुल मिलाकर 10 हैं, लेकिन हमारे मोस्टली क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे सिलेबस में अंकित हैं वो 4 ही हैं। पहला है कालबोधक, दूसरा है स्थान बोधक, तीसरा है रीति बोधक और चौथा है परिमाण बोधक। कभी कभी प्रक्रिया विशेषण भी होता है। प्रक्रिया विशेषण एक शब्द चलता है, प्रक्रिया विशेषण। प्रविशेषण भी होता है, प्रक्रिया विशेषण भी होता है। तो ये प्रक्रिया विशेषण क्या होता है? तो विशेषण में प्रविशेषण आ गया और क्रिया विशेषण में प्रक्रिया विशेषण हो गया। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, वे विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब राम की विशेषता है कि वो कैसा है? सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता की भी और बड़ाई कर दी जाए, कैसे? कि राम बहुत सुंदर है। तो ये बहुत शब्द क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। समझ में आ गया? उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्या होगा कि जो
क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए, वे शब्द प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत पास बैठा है, बहुत पास बैठा है। अब हमको ये तो पता चल गया कि राम कहां बैठा है, स्थान का बोध कर पा रहा है, कहां बैठा है, पास बैठा है, लेकिन कितना पास बैठा है, बहुत पास बैठा है। तो बहुत शब्द क्या बन जाएगा, प्रक्रिया विशेषण बन जाएगा। समझ में आ गया। राधा धीरे धीरे चलती है, समझ में आ गया। राधा कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन इस धीरे धीरे की भी विशेषता बता दी जाए। कैसे कि राधा बहुत धीरे चलती है, राधा बहुत धीरे चलती है। तो बहुत शब्द क्या आ जाएगा, प्रक्रिया विशेषण। राम कम बोलता है, कम बोलता है, किसको पता है कितना कम बोलता है, लेकिन मैं ये कह दूं कि राम बहुत कम बोलता है, तो ये बहुत शब्द क्या बन जाएगा, अपना प्रक्रिया विशेषण बन जाएगा। यहीं पर अपना जो क्रिया विशेषण का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।